वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में बिहार पुलिस फायरमैन के लिए 100 प्रश्नों का फुल प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ये प्रैक्टिस सेट है जो नया सिलेबस है उस पर आधारित है, तो पूरा प्रैक्टिस सेट जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। इसमें टोटल 100 प्रश्न है, जिसमें मैथ का 10 से 12 प्रश्न का सोल्यूशन छोड़ करके बाकी अंग्रेजी का, हिंदी का और जीके जीएस का सोल्यूशन मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो पूरा प्रैक्टिस सेट देखिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। आपका 10 प्रश्न है जो आपका छोड़ देते हैं मैथ से, आगे अब देखते हैं। ऐसे देखिए 10 नंबर सवाल आप बना सकते हैं आराम से फ्रेंड्स। किसी वर्ग के क्षेत्रफल तथा उसके विकर्ण के वर्ग में क्या अनुपात होगा। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो चलिए इसको भुजा स्क्वायर मान लेते हैं। और विकर्ण क्या होता है, तो वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, √2 इंटू भुजा होता है। तो √2a हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। √2 यहाँ पर हो गया, इंटू क्या भुजा, तो भुजा मान लेते हैं कितना, x मान लेते हैं। अब देखिए कर रहा है विकर्ण के वर्ग में, तो इसको जब वर्ग करेगा फ्रेंड्स तो स्क्वायर से हट जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा, एस स्क्वायर बच जाएगा। तो देखिए एस स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यानी कितना बचा, 1:2 बचेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा 10 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर सवाल को देखिए, कह रहा है आपका उपमेय, उपमान, साधारण, धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद हैं। 11 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ये उपमा अलंकार का भेद है, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग गेस करते चलिएगा। 12 नंबर सवाल देखिए आपका है, इनमें से कौन सा शब्द वस्त्र का शब्दार्थक नहीं है, ठीक है। अभी हिंदी सेक्शन हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स। तो वस्त्र का कौन सा नहीं है, तो देखिए कपड़ा मने तो वस्त्र होता है, पट मतलब भी वस्त्र होता है, परिधान मतलब होता है, वसन मने भी होता है, पर मतलब वस्त्र नहीं होता, पर मतलब क्या होता है, पंख होता है, ठीक है। तो आपका 12 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो। ये आपका है जो वस्त्र का शब्दार्थक नहीं है 12 नंबर सवाल का। ऐसे याद रखिएगा, कपड़ा, वसन, परिधान, ठीक है फ्रेंड्स, इसको कहा जाता है पट, अंबर, ये सभी है जो आपका वस्त्र का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 13 को देखिए, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो सूक्ष्म मतलब क्या होता है, छोटा होता है। इसका स्थूल, स्थूल मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। तो याद रखिएगा सूक्ष्म का जो विलोम शब्द होगा, विपरीतार्थक शब्द होगा, स्थूल हो जाएगा। 13 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 14 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स, जूठन क्या है, ठीक है। नाम सुने होंगे जूठन के बारे में। तो जूठन क्या है, तो देखिए जूठन है जो आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है, ठीक है। जूठन है जो क्या है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की क्या है, ये आत्मकथा है। इसका जो राइट आंसर होगा 14 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। जूठन क्या है, तो किसका, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 15 नंबर सवाल है, नाभा दास की कविता किन दो कवियों के बारे में। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, नाभा दास की जो कविता है मुख्य रूप से किन दो कवियों के बारे में है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, एक कबीर एवं तुलसीदास कवि के बारे में इनकी जो कविता है, ठीक है। नाभा दास की कविता में कबीर एवं सूरदास के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। 15 नंबर सवाल हो गया फ्रेंड्स। सवाल नंबर 16 को देखें। सवाल नंबर 16 आपका है फ्रेंड्स, आपका कह रहा है फ्रेंड्स कि पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। तो देखिए पृथ्वीराज रासो है जो आपका आदि काल की रचना है। 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, किसका है, आदि काल की है। उपन्यास सम्राट किनकी उपाधि है। चलिए उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, इसका जवाब तो सभी को पता होगा फ्रेंड्स। मुंशी प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। गोदान इनका बहुत ही फेमस उपन्यास है, आप लोग सुने होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद को कहा जाता है। मिठाई देखकर बच्चे ललचाते हैं, इस वाक्य में क्रिया कौन सा है, अकर्मक, सकर्मक या अन्य कर्मक या कोई नहीं, ठीक है। तो सवाल नंबर 18 देखिए। तो देखिए मिठाई देखकर, तो ललचाते आपका तो क्रिया है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आपका कर्म भी मिठाई दिया हुआ है, यानी सकर्मक क्रिया हो जाएगा। 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए इस वाक्य में ललचाते शब्द है जो क्रिया है, ठीक है। चूंकि वाक्य में मिठाई है जो कर्म दिया हुआ है, अतः क्रिया क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सकर्मक क्रिया समझ रहे होंगे फ्रेंड्स, जिसमें आपका कर्म आता है, जैसे कि मैं सो रहा हूँ, इस ये आपका अकर्मक क्रिया, इसमें कोई कर्म नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ मिठाई देखकर बच्चे ललचाते हैं, तो इसमें मिठाई आ रहा है, कर्म आ रहा है, इसलिए सकर्मक क्रिया होगा। मातृजोड़ उक्ति का संधि रूप क्या होगा, ठीक है। इसको संधि जोड़िएगा तो क्या होगा, 19 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा मातृक्ति हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सब घृणा, घृणा शब्द का विलोम, यानी कि विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द पूछा जा रहा है, तो 20 का क्या होगा, घृणा का प्रेम होगा ना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब देखिए 10 प्रश्न हिंदी से देख लिया, अब अंग्रेजी से देखते हैं किस तरह से प्रश्न है। चूज द जेंडर ऑफ फॉक्स, ठीक है।
जेंडर का कर रहा है फ्रेंड्स, चूज द जेंडर ऑफ फॉक्स। तो क्या होगा, फॉक्स का जेंडर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सवाल नंबर 21 का, फॉक्स का जो मैस्कुलिन जेंडर होता है, ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर होता है जो आपका विक्सेन होता है। ये फॉक्स हो गया आपका फेमिनिन हो गया फ्रेंड्स, आपका स्त्रीलिंग है, तो इसका पुल्लिंग में होता है विक्सेन होता है, यानी कि चूज द जेंडर ऑफ फॉक्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 21 का। 22 नंबर का रहा है, सप्लाई द करेक्ट प्रोनाउन इन द ब्लैंक फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर प्रोनाउन क्या भरा जाएगा? तो कह रहा है ऑल द कैंडिडेट्स शुड ब्रिंग। देखिए कैंडिडेट्स यहाँ प्लूरल आ रहा है फ्रेंड्स, तो प्लूरल के साथ यहाँ क्या होगा, देयर हो जाएगा ना। ऑल द कैंडिडेट्स शुड ब्रिंग देयर ऑन पेन्स, यानी ऑप्शन नंबर डी 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल को देखिए। 23 नंबर सवाल आपका कह रहा है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस सम ऑफ द सेंटेंस हैव एरर्स एंड सम हैव नन, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज एन एरर, इफ देयर इज नो एरर योर आंसर इज डी। अगर कोई इसमें गलती नहीं है तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो सवाल नंबर 23 कह रहा है, आई हैव टॉट हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स बट आई हैव नेवर मेट सच एन इंट्रोवर्ट। इसमें आपका कहीं पे कोई आपका एरर नहीं दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का। ठीक है, 24 नंबर सवाल को देखिए। चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो देखिए क्वेश्चन मार्क्स इसमें लगा, क्लियर पता चल रहा है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए, विल यू स्टॉप इट, क्या तुम इसे बंद करोगे, यही आपका इंट्रोगेटिव है। तो इसका राइट आंसर 24 का ए हो जाएगा। 25 नंबर सवाल आपका है कि पेंट द विंडोज चेंज द वॉइस। ठीक है, इसको आपको वॉइस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में। 25 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा लेट द विंडोज बी पेंटेड, ये आपका पैसिव वॉइस में हो जाएगा। 26 नंबर सवाल को देखिए। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ लैक। लैक मतलब क्या होता है? लैक देखिए, लैक कहते हैं ना आपको, लैक मतलब एक तरह से कहते हैं कमी कहते हैं। ठीक है, लैक मतलब है लैक ऑफ वाटर, इस तरह से कहा जाता है, नहीं पानी की कमी। तो लैक मतलब कमी होता है, तो इसका क्या करा, सिनोनिम यानी समनार्थ, तो डिफिशियंसी मतलब भी कमी होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स के, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स गिवन बिलो इन द ऑप्शंस। ही इज एफ्रेड ऑफ, भयभीत होना, एफ्रेड ऑफ मतलब क्या होता है, भयभीत होना। द डॉग, वह है जो कुत्ता से भयभीत है, यानी ऑप्शन नंबर बी 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल आपका कह रहा है फ्रेंड्स कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 अल्टरनेटिव्स, यानी 4 विकल्प आर गिवन दिया हुआ है। फॉर द बोल्ड आइटम फ्रेज चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द बोल्ड आइटम फ्रेज एंड इंडिकेट द करेक्ट आंसर, यानी कि इसका जो सही क्या होगा, जो बोल्ड में आपका दिया हुआ आइटम उसका सही मीनिंग क्या होगा, वही पूछा जा रहा है। तो देखिए लिखा हुआ है स्टिक आउट अ माइल, स्टिक आउट अ माइल। तो स्टिक आउट अ माइल मतलब होता है अस्पष्ट होना। ठीक है, यानी क्लियर होना, स्पष्ट होना। तो क्या हो जाएगा आपका टू बी वेरी ऑब्वियस, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 28 नंबर सवाल का बी होगा। 29 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है टू ट्राई टू फाइंड आउट एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। इसमें आपको एडजेक्टिव चूज करना है। ये सेंटेंस आपका दिया हुआ, ही चॉप्ड डाउन फुल्ली ग्रॉन ट्री। ग्रॉन मतलब क्या होता है, वयस्क, यानी कि बड़ा पौधा। ठीक है, यानी वयस्क पौधा, तो वयस्क है, यानी कि आपका ये आपका एडजेक्टिव बता रहा है कि विशेषता बता रहा है। ऑप्शन ग्राउंड इसमें हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 29 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 30 को देखते हैं। कह रहा है चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग ऑफ राइज। राइज मतलब क्या होता है? राइज मतलब उगना होता है, यानी कि वृद्धि करना एक तरह से कर सकते हैं। राइज मतलब वृद्धि होगा, तो इसका अपोजिट क्या होता है? फॉल मतलब गिरना होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो गया फ्रेंड्स। अब चलिए 31 नंबर सवाल को देखते हैं। 31 नंबर सवाल क्या है? ये देखिए मैथ का है फ्रेंड्स, इसको तो आराम से आप बना सकते हैं। यदि एक भिन्न के अंश में 8% बढ़ाया जाए, ठीक है, भिन्न मानते हैं x और हर मानते हैं क्या y, तो 8% बढ़ाया जाए तो कितना हो जाएगा? 108 x हो जाएगा। अब क्या करता है, 10% हर में घटाया था, उसको y मानते हैं तो कितना हो जाएगा? ये 90 y हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो भिन्न कितना हो जाता है? 2/3 हो जाता है। तो इसको कर दिए तो कितना हो जाएगा? 90 दूना 180 y बराबर 324 x हो जाएगा। ठीक है, 180 y बराबर क्या हो जाएगा? 324 x। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो x बटा वाई बराबर क्या हो जाएगा? 180 और बटा कितना? 324 हो जाएगा। अब इसको काटिएगा फ्रेंड्स, तो देखिए कट जाएगा आपका, 36 से काटिएगा तो 36 हो गया और 36 नमा 324 हो जाएगा, यानी कि 5/9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
5/9 कहाँ दिया हुआ है? आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 32 नंबर सवाल देखिए, देखिए मैथ का सोल्यूशन मैं दूंगा फ्रेंड्स, इस पर क्या है कैलकुलेशन करने में नहीं बनता है, ठीक है। ये देखिए आराम से बना सकते हैं फ्रेंड्स। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 20, 25, 35, 40 से भाग देने पर क्रमशः 14, 19, 29 और 34 शेष बनता है। देखिए दोनों के अंतर में कितना का अंतर पहले देख ले। यहाँ पर 14 छः का है, 19 में भी करेगा 6 का है, 29 में भी 6 का है और 34 में भी आपका 6 का है। दोनों में डिफरेंस कितना का है फ्रेंड्स? तो आपका 6 का है। तो देखिए क्या करेंगे इसमें, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका दिया हुआ है 20, 25, 35 और 40, इसका हम लोग क्या करेंगे एलसीएम निकाल लेंगे। जब इसका एलसीएम निकालिएगा फ्रेंड्स तो इसका एलसीएम आपका आएगा कितना आएगा? 1400 आएगा, ठीक है। अब 1400 में आएगा तो दोनों में अंतर कितना का था? 6 का, इसमें 6 घटा दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 1394, 1394 कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं। ये मैथ का 2-4 क्वेश्चन यहाँ पर और दिया हुआ है फ्रेंड्स। चलिए अब देखते हैं यहाँ से 42 नंबर सवाल से देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से आपका जीके जीएस का सवाल मिलेगा, ठीक है। 42 नंबर सवाल देखिए आपका है, कह रहा है फ्रेंड्स कि एक तार का प्रतिरोध 12 ओम है, इसको एक वृत्त के रूप में मोड़ा गया है। वृत्त के किसी व्यास पर स्थित दो बिंदुओं के बीच प्रतिरोध कितना होगा? तो 42 नंबर सवाल है आपका। 42 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? तो आपका 3 ओम इसका करेक्ट आंसर आएगा। 43 किसी तरल के आदर्श प्रवाह को संतुष्ट होना चाहिए, ठीक है। किसका नियम है? देखिए इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको याद करते चलना है कि किसी तरल के आदर्श प्रवाह को संतुष्ट होना चाहिए। ये आपका किसका नियम है कह रहा है? तो 43 नंबर सवाल है ना। 43 नंबर सवाल का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शांति समीकरण से है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ये आपका शांतिय समीकरण से है। 44 नंबर सवाल को देखिए, कह रहा है आपका जड़त्वीय बल एवं श्यान बल का अनुपात प्रदर्शित करता है, क्या करता है? 44 का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, रेनॉल्ड संख्या को करता है, ठीक है। जो जड़त्वीय बल एवं श्यान बल है वो का अनुपात किसको प्रदर्शित करता है? तो रेनॉल्ड्स बल को करता है। 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 45 डॉपलर प्रभाव लागू होता है। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉपलर इफेक्ट। तो 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि एवं प्रकाश दोनों तरंगों के लिए। ये सब देखिए क्वेश्चन याद रखें, जो डॉपलर इफेक्ट है वो आपको ध्वनि एवं प्रकाश दोनों तरंग के लिए आपका लागू होता है, डॉपलर इफेक्ट। चलिए सवाल नंबर 46 को देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। कौन सा सुमेलित आपको नहीं है 46 का? एक साइड में रेखीय गति है, घूर्णन गति दिया हुआ है। तो जड़त्व का जड़त्व घूर्णन गति होता है, सही है। शक्ति का घूर्णन शक्ति, ये भी सही है। संवेग का कोणीय ये भी सही है। जड़त्व ये गलत है फ्रेंड्स। ये बल का जो घूर्णन गति बल आघूर्ण होता है, ना कि जड़त्व का होता है। जड़त्व का तो जड़त्व आघूर्ण होता है। तो 46 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, जो आपका सुमेलित नहीं है। सवाल नंबर 47 को देखिए, कराई यदि मानव हृदय एक की आवृत्ति कितना है 1.25 हर्ट्ज है, तो 1 मिनट में हृदय की धड़कन की संख्या कितना हो जाएगी? तो 1.25 है फ्रेंड्स। इसमें आपका 1 मिनट 60 सेकंड से गुना कर दिया तो आ जाएगा कितना आएगा? 75 आएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 48 को देखिए। 48 नंबर सवाल है। 48 नंबर सवाल क्या है फ्रेंड्स आपका? मिट्टी के घर गर्मियों में ठंडे होते हैं तथा जाड़ों में गर्म होते हैं, क्योंकि देखिए सवाल भी बार बार पूछा जाता है। तो 48 का राइट आंसर क्या होगा? मिट्टी के घर गर्मियों में क्या होते हैं? ठंडे होते हैं और जाड़ों में गर्म होते हैं। 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। मिट्टी उष्मा की बुरी चालक होती है, यही कारण होता है और कोई कारण नहीं होता है, ठीक है। जो है आपका उष्मा का क्या बुरी चालक होता है। तो मिट्टी के घर गर्मियों में ठंडे होते हैं क्योंकि बाहर अधिक गर्मी होती है फ्रेंड्स। तो बाहर की गर्मी, चूंकि मिट्टी जो कुचालक है तो अंदर ज़्यादा गर्मी आने नहीं देती है। वही बात होता है आपका के जाड़ों के दिन में, ठीक है। तो बाहर क्या अधिक जाड़े ठंड पड़ती है और क्या है उष्मा का कुछ घर का बाहर गर्मी बाहर नहीं निकालने देता है, यही ऐसा ही कुछ कारण होता है। तो याद रखिएगा, अगर इस तरह से प्रश्न पूछा जाए कि मिट्टी के घर गर्मियों में ठंडे होते हैं और जाड़ों में गर्म होते हैं, तो इसका जो मुख्य रीजन है मिट्टी है जो क्या उष्मा का बहुत बुरी बैड कंडक्टर है, ठीक है ना, बुरी चालक है। 49 नंबर सवाल को देखिए कि निम्न में से कौन सा कथन द्रव्यमान के संबंध में गलत है, ठीक है। द्रव्यमान के संबंध में 49 नंबर सवाल का जो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा पढ़ देता हूँ फ्रेंड्स। यह पदार्थ का एक आधारभूत गुण है, सही है। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक केजी होता है, ये भी सही है। परमाणु का द्रव्यमान यू में व्यक्त, ये भी बिल्कुल सही है। यह ताप दाब या स्थान पर वस्तु की स्थिति पर ये बिल्कुल गलत है। द्रव्यमान है जो ताप दाब और स्थान पर
पर वस्तु की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी गलत है। सवाल नंबर 50 को देखिए, रुद्धोष्म परिवर्तन में गैस की विशिष्ट ऊष्मा होती है। रुद्धोष्म परिवर्तन में 50 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हमेशा शून्य होती है। 51 नंबर सवाल है फ्रेंड्स आपका, ये आपका दिया हुआ है कैल्शियम इतना आयन सम इलेक्ट्रॉनिक है, ये आर्गन का सम इलेक्ट्रॉनिक है। 52 नंबर अधिकतम आकार है, अधिकतम आकार किसका होगा फ्रेंड्स, तो आपका क्लोरीन का होगा। ठीक है, आपका 51 नंबर सवाल 52 नंबर सवाल का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 53 नंबर सवाल को देखिए, अस्थायी विलयन तंत्र है, अस्थायी करा है। ठीक है, तो 53 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अति संतृप्त विलयन है जो अस्थायी विलयन है। रेडियम का अर्ध आयुकाल 1600 वर्ष है। रेडियो एक्टिव स्थिरांक की गणना करिए। तो 54 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 55 नंबर सवाल को देखते हैं। 55 नंबर सवाल आपका है कि कृत्रिम तौर पर गैसोलीन उत्पाद के लिए औद्योगिक प्रक्रम को कहते हैं। अच्छा सवाल है, जो कृत्रिम तौर पर गैसोलीन का उत्पादन के लिए औद्योगिक प्रक्रम को क्या कहते हैं, तो 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फिशर ट्रांस कहा जाता है। ठीक है, फिशर ट्रांस प्रक्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फिशर ट्रॉप्स प्रक्रम कहा जाता है कृत्रिम तौर पर गैसोलीन उत्पादन के लिए। ठीक है, 56 नंबर, एनोड किरणें की प्रकृति निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है, एनोड का। ठीक है, एनोड और कैथोड आप लोग सुने होंगे। 56 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अवशिष्ट गैस की प्रकृति पर। एनोड किरणें की प्रकृति आपका किस पे करता है, तो अवशिष्ट गैस की प्रकृति पर। 57, न्यूट्रॉन की पहचान में कठिनाई का कारण था, इसका क्या था, तो इसका जो 57 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आवेश रहित होना। ठीक है, सभी को पता है फ्रेंड्स कि इलेक्ट्रॉन पर होता है जो नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन है जो न्यूट्रल होता है, इस पर मतलब कि आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया था, याद रखिएगा फ्रेंड्स, पूछा जाता है चैडविक ने न्यूट्रॉन का क्या था, और सभी को पता है इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन ने, तो ये सब तो पहले बता चुका हूँ। तो कह रहा है न्यूट्रॉन की पहचान में कठिनाई हो रही थी, क्यों हो रही थी, क्योंकि इस पर आवेश कोई होता ही नहीं, ये न्यूट्रल होता है, आवेश रहित होता है। चलिए 58 नंबर सवाल को देखिए कि इनमें से कौन सा पक्षी भारतवर्ष के बाहर घोंसला बनाती है, भारतवर्ष के बाहर बनाती है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खंजन चिड़िया। ठीक है, खंजन चिड़िया भारत से बाहर घोंसला बनाती है। ठीक है, अगर यह भारत का एक प्रसिद्ध पक्षी है जो जाड़ों में ऑस्ट्रेलिया से आकर सारे देश में फैल जाते हैं। ठीक है, जाड़ों में, तो यह है तो भारत का पक्षी फ्रेंड्स, लेकिन घोंसला कहाँ बाहर बनाती है, तो क्या इसका रीजन क्या है फ्रेंड्स, यह भारत का प्रसिद्ध पक्षी है जो जाड़ों में ऑस्ट्रेलिया से आकर, यानी कि जाड़ों में आता है, गर्मी में वहाँ जाकर के रहता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर खंजन चिड़िया हो जाएगा। आपका 59 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि आरएनए से डीएनए बनने की क्रिया को क्या कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, VBI सवाल है फ्रेंड्स, इस टाइप का सवाल आजकल मॉडरेट क्वेश्चन पूछा जाता है। 59 का राइट आंसर क्या होगा, इसको क्या कहता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। आरएनए से आपका डीएनए बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। चलिए सवाल नंबर 60 को देखिए। 60 नंबर सवाल क्या कर रहा है, मानव में पाई जाने वाली अपसामान्यता जिसे टर्नर संलक्षण कहते हैं। प्रभावित व्यक्ति समलक्षणी रूप से मादा होते हैं, परंतु उनके जननांग व स्तन अल्पवर्धित होते हैं, का कारण क्या होता है। तो 60 नंबर सवाल का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, कि एक एक्स गुणसूत्र की कमी। जैसा कि सभी को पता है फ्रेंड्स कि मादा में जो होता है, जो क्या होता है, एक्स होता है, और वो जो जेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है, गुणसूत्र XY होता है। ठीक है, तो ये जो मादा में होती है फ्रेंड्स, इसका कमी क्वेश्चन कर रहा है, उसके हिसाब से तो उसमें एक एक्स गुणसूत्र की कमी होती है। ठीक है, देखिए मादा होते हैं परंतु उनके जननांग व स्तन अल्पवृद्धित होते हैं, कारण क्या होता है, तो उनमें देखिए ये जो एक एक्स है क्रोमोसोम गुणसूत्र है उसकी कमी होता है, यही कारण से होता है। वाई तो हो नहीं सकता फ्रेंड्स, कि वाई तो पुरुष में होता है, तो जब भी होगा तो क्या होगा, एक्स ही होगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं कि वायु का बुलबुला जिसका आयतन इतना है और इतना गहरी झील की तली से जहां ताप 12 डिग्री सेल्सियस है उठकर ऊपर पृष्ठ पर आता है जहां ताप 35 डिग्री सेल्सियस है, अब इसका आयतन क्या होगा। न्यूमेरिकल दिया हुआ है, तो 61 का जो करेक्शन आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा। चलिए 62 नंबर सवाल को देखिए। कह रहा है फ्रेंड्स आपका कि पाचन के बिना भी कौन सी वस्तु प्रचुस करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 62 नंबर सवाल का,
प्रचुष मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, अवशोषित होता है, ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होगा। प्रचुष मतलब अवशोषित होता है। कह सकते हैं पाचन के बिना भी कौन सी वस्तु अवशोषित करता है, तो कौन करता है अवशोषित, तो ये आपका विटामिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 63 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं कह रहा है। तो देखिए, घरेलू मक्खी से एंथ्रेक्स रोग होता है, मच्छर से इंसिफिलाइटिस भी होता है, मूसक पिस्सू से ब्यूबोनिक प्लेग होता है, खटमल से गोनोरिया नहीं होता। ये आपका है जो बिल्कुल गलत है। 63 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी है जो सुमेलित नहीं है। देखिए, गोनोरिया है जो क्या होता है फ्रेंड्स, गोनोरिया है जो आप सुने होंगे, ये लैंगिक संयोग द्वारा फैलने वाला एक बैक्टीरिया से रोग है, बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है और लैंगिक संबंधी है, ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा। तो ये आपका सुमेलित नहीं, खटमल से गोनोरिया नहीं होता है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 64 नंबर सवाल आपका है, अधिकांश प्राककेंद्रिकी कोशिकाओं में नहीं होता है। 64 नंबर सवाल का प्राकेंद्रिकी, ठीक है, इसको कह सकते हैं प्राकेंद्रिकी कह सकते हैं। अधिकांश प्राकेंद्रिकी कोशिकाओं में नहीं होता है, क्या नहीं होता है 64 का, तो इसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं होता है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड इसमें नहीं होता है। जो अधिकांश प्राकेंद्रिकी कोशिका होता है उसमें न्यूक्लिक अम्ल अनुपस्थित होता है। 65 पुष्पी पादपों में कार्बोहाइड्रेट्स का स्थानांतरण होता है किसके द्वारा, देखिए टॉप मोस्ट भी सवाल है। जो पुष्पी पादप होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, तो 65 का करेक्ट आंसर होगा सुक्रोज के रूप में होता है, ऑप्शन नंबर डी 65 का राइट आंसर होगा। 66 नंबर सवाल को देखिए। 66 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि सूखे के समय सामान्यतया कौन सी अमीनो अम्ल संग्रहित होता है, सूखे के समय सामान्यतः कौन सा अमीनो अम्ल संग्रहित होता है। 66 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपका प्रोलीन होता है, ठीक है। चलिए 67 नंबर सवाल, स्वीडन की संसद का क्या नाम है, ठीक है, मोटा मोटी अच्छा ही प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स। मैं पहले भी कह चुका हूं कि सभी तरह का प्रैक्टिस सेट आपको देखना है, जैसा भी क्वेश्चन रहे, हार्ड रहे, मिडिल में रहे, इजी रहे, सब तरह का प्रैक्टिस सेट करते रहिए फ्रेंड्स। कुछ न कुछ आपको हर एक प्रैक्टिस सेट में सीखने को मिलेगा। और इसी तरह से जब प्रैक्टिस सेट करते रहिएगा फ्रेंड्स, तो आपका है माइंड में आपका एक ऑब्जर्व होते जाएगा, जिसके जीएस आपको फिट होते रहेगा। आपको अभी भी नहीं पता चलेगा फ्रेंड्स, जब एग्जाम देने जाइएगा ना, तो कहीं पर आप दूसरा प्रैक्टिस सेट मारिएगा तो लगेगा कि नहीं मैं कहीं पढ़ा हूँ, उस समय आपको फायदा बुझाएगा। तो अभी तत्काल में आपको फायदा नहीं होगा, लेकिन प्रत्येक दिन आप लोग प्रैक्टिस सेट जरूर करें। तो चलिए 67 नंबर सवाल, स्वीडन की संसद का नाम क्या है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, रिक्स डॉग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वीडन का, ठीक है। स्वीडन के संसद को क्या कहा जाता है, तो आपका रिक्स डॉग कहा जाता है। अब देखिए, ईरान के संसद को क्या कहा जाता है, तो मजलिस कहा जाता है, याद रखें, ईरान के संसद को क्या कहा जाता है, तो आपका मजलिस कहा जाता है। और ईरान की राजधानी है जो तेहरान पर है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ईरान की राजधानी तेहरान, वहाँ का संसद का नाम मजलिस, और वहाँ मुद्रा है जो तोमन, ये इंपॉर्टेंट है। ईरान की राजधानी कहाँ है, तो तेहरान है, और वहाँ का मुद्रा का नाम क्या है, तो तोमन है, याद रखिएगा। तो देखिए साइड से जो मैं बताता हूँ वो भी करते चलिए फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसा नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ वही आएगा, साइड जो बताते हैं वो भी आपके लिए फायदेमंद है। तो क्या क्या मैं बताया अभी, तो स्वीडन की संसद का नाम बताया रिक्स डॉग, अब ईरान के संसद के नाम बताया क्या फ्रेंड्स, मजलिस, इसका मजलिस है, यहाँ राजधानी कहाँ तेहरान हो गया, इसका मुद्रा का नाम है तोमन हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। अब चलिए ड्यूमा के बारे में, तो ड्यूमा को भी देख लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ड्यूमा है जो रूस की संसद का नाम क्या है, तो ड्यूमा है। रसिया का जो संसद का नाम है जो आपका क्या है, तो ड्यूमा है, याद रखिएगा। रूस की राजधानी कहाँ है फ्रेंड्स, तो मॉस्को है, और वहाँ का मुद्रा क्या है, तो रूबल है, और रूस के संसद को नाम को क्या कहते हैं, तो ड्यूमा कहते हैं। अब बच गया आपका फ्रेंड्स कोर्टेस है जो कहाँ, तो स्पेन का, स्पेन के संसद का नाम है जो क्या है, तो कोर्टेस है। स्पेन के संसद का नाम क्या है, तो आपका कोर्टेस है, याद रखिएगा, ठीक है। और स्पेन की राजधानी कहाँ पड़ता है, तो मैड्रिड पड़ता है, याद रखिएगा, और वहाँ का मुद्रा है जो यूरो है। तो सभी को बताया, सभी को याद कर ले फ्रेंड्स, थोड़ा सा समय दे, एक बार पुनः रिपीट करता हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए। स्वीडन की संसद का नाम हो गया रिक्सडॉस हो गया, ईरान के संसद का मजलिस हो गया, ड्यूमा हो गया रसिया का हो गया, और कोर्टेस हो गया जो स्पेन का हो गया। चलिए यूनेकस कप, देखिए यूनेकस कप किस खेल से संबंधित है, 68 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बैडमिंटन से हो जाएगा। यूनेकस कप है जो बैडमिंटन से है। मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था, 69 नंबर सवाल का गेस करिए राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। तो मंगलयान आपका कहाँ से किया गया था लॉन्च, तो ये हो जाएगा आपका श्रीहरिकोटा से। अब ये
भी पूछा जाता है फ्रेंड्स। श्रीहरिकोटा कहाँ पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी अंतरिक्ष यान लॉन्च होता है अधिकतर यहीं से होता है। तो मंगलयान है जो आपका श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था, और ये कहाँ पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, याद रखिए श्रीहरिकोटा। चलिए आगे है फ्रेंड्स, सेई शोभ अंधकार पुस्तक की लेखक कौन है? सेई शोभ अंधकार पुस्तक की लेखक कौन है? 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, तस्लीमा नसरीन। देखिए इनका पुस्तक हमेशा पूछा जाता है, तो याद रखिए तस्लीमा नसरीन का ये बुक है सेई शोभ अंधकार। 70 नंबर सवाल हम लोग देख लिए फ्रेंड्स। अब चलिए 71 नंबर सवाल को देखते हैं। चलिए 71 नंबर सवाल आपका आ गया। 71 नंबर सवाल आपका है कि बंधुआ मजदूरी कब लागू की गई? गेस करिए 71 का राइट आंसर क्या होगा? बंधुआ मजदूरी अधिनियम कब लागू की गई? गेस कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 71 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1976 ईस्वी में, ठीक है। बंधुआ मजदूरी कब लागू हुई? 1976 में। 72 नंबर सवाल, धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। किसके क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र में? तो धर्म की उन्नति के क्षेत्र में, ठीक है। धर्म की उन्नति क्षेत्र में सराहनीय प्रयास के लिए आपको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये टेम्पल्टन पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। टेम्पल्टन। देखिए टेम्पल मतलब क्या, इसको याद भी रख सकते हैं फ्रेंड्स। टेम्पल मतलब क्या होता है? तो मंदिर होता है, याद रखें। तो टेम्पल यहाँ है, टेम्पल यहाँ याद कर लो, टेम्पल में क्या जुटा हुआ? टन, टेम्पल्टन पुरस्कार। तो देखिए टेम्पल मतलब मंदिर होता है, मंदिर किससे जुड़ा होता है? धर्म से जुड़ा होता है। तो याद रखिए धर्म की उन्नति क्षेत्र में सराहनीय प्रयास के लिए टेम्पल्टन पुरस्कार दिया जाता है। टेम्पल मतलब क्या होता है? मंदिर होता है। 73 नंबर, तो ये हमेशा याद रहेगा आपको। 73 नंबर कर रहा है, लंबी पूंछ वाले मकाक बंदर कहाँ पाए जाते हैं? ये भी सवाल अच्छा है। मकाक बंदर कहाँ पाया जाता है जिसका पूंछ है जो बहुत लंबा होता है? 73 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा फिर शांत घाटी में होता है, ठीक है। लंबी पूंछ वाला मकाक बंदर शांत घाटी में पाए जाते हैं। और शांत घाटी या साइलेंट वैली कहाँ स्थित है बताने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, बहुत बार पढ़ चुके होंगे। साइलेंट वैली या तो शांत घाटी आपका केरला में पाया जाता है, केरल में पड़ता है फ्रेंड्स, केरल राज्य में स्थित है। वहीं पे मकाक बंदर पाया जाता है जिसका पूंछ बहुत लंबा होता है। 74 नंबर सवाल को देखें, भारत में 1859 में पहली जूट मिल किस नगर में स्थापित की गई थी? जूट मिल सर आपको 1859 में, सॉरी 1859 में ही। तो 74 का जो राइट आंसर होगा आपका रिसर में, ठीक है। ये जो भारत में 1859 में पहली जूट मिल आपका रिसरा में स्थापित किया गया था, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? देखिए ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो सभी तरह के अपने यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? तो इसका स्थापना क्या था? मेजनी ने किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। यंग यूरोप की स्थापना मेजनी द्वारा किया गया था। इटली के एकीकरण में इससे संबंधित है फ्रेंड्स, ठीक है। मेजनी, इटली के एकीकरण में मेजनी का बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है। और एक गैरीबाल्डी है जो लाल सेना का गठन किया था फ्रेंड्स, गैरीबाल्डी लाल कुर्ती का गठन किया था, याद रखिएगा। लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने? गैरीबाल्डी ने किया था। और एक क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स, लाल सेना था, लाल सेना का ट्रांस्टकी ने किया था। तो तीनों को याद रखें, लाल सेना का किसने किया था? ट्रांस्टकी ने किया था। और लाल कुर्ती का संगठन किसने किया था? गैरीबाल्डी ने किया था। और यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? तो मेजनी ने किया था। तीनों को जरूर याद रखिएगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका कि वाई सोशलिज्म नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो बहुत बार बता चुके हैं, बहुत बार आपको ये क्वेश्चन सेट में आता होगा। किसने लिखा था फ्रेंड्स? चलिए इसका जवाब सबको आना चाहिए। वाई सोशलिज्म नामक पुस्तक का लेखक है जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ 1782 ईस्वी की सालाबाई की संधि किसके आग्रह पर की गई थी? अब दो क्वेश्चन बन रहा है। मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ, ये सालाबाई की संधि सालबाई की संधि है जो आपको मराठा और अंग्रेज के बीच में 1782 ईस्वी में हुआ था, सालबाई की संधि। तो ये संधि हुआ था कब? ये भी आज 1782 में। और किसके आग्रह पर की गई थी? तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सी हो जाएगा, सिंधिया का, ठीक है। सिंधिया के आग्रह पर आपको ये किया गया था। कौन सिंधिया था फ्रेंड्स? तो आपका महादजी सिंधिया, ठीक है, के आग्रह पर ये किया गया था। चलिए अगला सवाल 78 का, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो सभी को पता है फ्रेंड्स 78, इसको बताने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है, आप लोग सही कर लिए इसका आंसर। चलिए फिर मैं बताता हूँ। तो किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में आपका ये हुआ था, ठीक है। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में।
और ये बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो 1905 में तो यह हुआ था, विभाजन हुआ था, रद्द हुआ था 1911 ईस्वी में, याद रखिएगा 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। चलिए 79 को देखिए, काजीरंगा किस राज्य में स्थित है, तो चलिए बताइए। काजीरंगा आपका क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य है फ्रेंड्स आपका। काजीरंगा असम में है, ठीक है। यहाँ पर एक सिंघी वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा जो अभ्यारण्य जो असम में पड़ता है, एक सिंह गैंडा के लिए, एक सिंह वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। 80 नंबर सवाल को देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, 80 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका नीलगिरी के पहाड़ी पर, ठीक है, जहाँ पर बारिश भी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाई जाती है। 81 नंबर है, भारत में जैव विविधता, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के ताप स्थल है। बहुत अच्छा सवाल, 80 नंबर सवाल का। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर, पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट है, दोनों है। भारत में जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, कि ताप स्थल, जिसको क्या कहते हैं, हॉट स्पॉट कहते हैं। कहीं पर देखिए हॉट स्पॉट देगा कि भारत में जैव विविधता के हॉट स्पॉट कहाँ पर है, या तो भारत में जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी के ताप स्थल कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय। 82 नंबर सवाल को देखिए, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर रखिएगा, 10 डिग्री 8 डिग्री सभी का। 82 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, 10 डिग्री हो गया, 9 डिग्री 8 डिग्री सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, इससे एक प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। अगर जो 9 डिग्री को चैनल के बारे में बात किया जाए फ्रेंड्स, तो याद कर ले, तीनों का मैं क्लियर करता हूँ। 9 डिग्री के बारे में किया जाए तो ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। 9 डिग्री जो आपका चैनल है वो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है, और 8 डिग्री चैनल है जो मालदीव एवं मिनिकॉय को पृथक करता है, ठीक है, या ये याद रखिएगा। उसी तरह से पूछा जाए, जैसे पाक स्टेट के बारे में पूछा, तो पाक स्टेट हो जो तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करता है, ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से सब याद रखिएगा। 83 नंबर सवाल को देखें, भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारक क्या है। त्वरित वृद्धि, जो तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है भारत में, उसका कारण क्या होगा। 83 का राइट आंसर होगा उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर, ठीक है। जन्म दर तो धड़ाधड़ बढ़ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है, 1 सेकेंड में कितने बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन मृत्यु दर कम हो रहा है, यही कारण है कि बढ़ रहा है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि बाघ परियोजना कब आरंभ की गई थी। 84 का, बाघ परियोजना कब की गई थी, तो 1973 में ना, बाघ परियोजना का आरंभ 1973 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। 85 नंबर सवाल, तो 85 नंबर सवाल का देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, गेस करिए। अलीगढ़ आंदोलन सैयद अहमद खां किया था, देवबंद आंदोलन मोहम्मद कासिम ननौतवी ने, अहमदिया आंदोलन महमूद उल हसन ने, और फरैजी आंदोलन शरीयतुल्लाह ने। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है, अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन की स्थापना आपको 1889 ईस्वी में मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा हुआ था, न कि महमूद उल हसन के द्वारा। याद रखिएगा, अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा हुआ था, ठीक है, किसके द्वारा, तो मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा। तो ये आपका गलत है, बाकी सब सही है। चलिए 85 हो गया, फिर चलिए अब 86 नंबर सवाल को देखते हैं। ये थोड़ा धुंधला गया फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ पर आपको सुनिएगा गौर से, पढ़ देता हूं मैं। स्वदेशी और बहिष्कार सर्वप्रथम किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे, ठीक है। यहाँ पर धुंधला थोड़ा सा आया हुआ 1-2 क्वेश्चन, तो इसको ध्यान देखिए, पढ़ लेता हूँ कि स्वदेशी और बहिष्कार सर्वप्रथम किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे। 86 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। बंगाल विभाजन विरुद्ध कब हुआ था, 1905 में, अभी मैंने बताया था। तो उसी समय है जो स्वदेशी और बहिष्कार सर्वप्रथम किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि रूप में अपनाए गए थे, तो बंगाल विभाजन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 87 नंबर सवाल को देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थी। क्वेश्चन आप लोग को सुन रहे होंगे फ्रेंड्स, दिखाई भी हल्का पर दिख रहा होगा, तो सभी को पता है 87 का राइट आंसर क्या होगा, गेस करिए। श्रीमती सरिन्नो नायडू, श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती सुचिता कृपलानी, श्रीमती कादिमनी सोम।
तो सवाल नंबर 87 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हो जाएगा तो श्रीमती एनी बेसेंट हो जाएगा। लेकिन पूछा जाए फ्रेंड्स अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला तो सरोजनी नायडू हो जाएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। लेकिन डायरेक्ट पूछे महिला अध्यक्ष तो हो जाएगा आपका श्रीमती एनी बेसेंट। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम आपका मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे तो बदरुद्दीन तैयबी थे। अंग्रेज कौन थे तो जॉर्ज यूल थे। ठीक है, उसी तरह से अगर महिला अध्यक्ष पूछे तो श्रीमती एनी बेसेंट, और अगर पूछे कि प्रथम भारतीय महिला तो आपका श्रीमती सरोजिनी नायडू हो जाएगा। चलिए अब फ्रेंड्स अगला सवाल 88 नंबर सवाल आपका है, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? धुंधला दिख रहा होगा फ्रेंड्स, लेकिन देखिए 88 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में है। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में है। 89 को देखिए, सिंदरी कहाँ स्थित है? चलिए, सिंदरी उर्वरक से संबंधित है ना, तो सिंदरी आपका झारखंड में स्थित है फ्रेंड्स। यहाँ पर उर्वरक कारखाना याद रखिए। सिंदरी किस लिए प्रसिद्ध है? तो उर्वरक कारखाना के लिए प्रसिद्ध है। ये आपका झारखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आपका 90 नंबर सवाल को देखिए, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का तो सभी को जानते हैं मेरे ख्याल से, हाजीपुर है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 91 नंबर सवाल, भारत की मानक देशांतर रेखा किस नगर से गुजरती है? भारत का तो आपका इलाहाबाद नई सभी को पता है। 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 92 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 92 नंबर सवाल आपका है, मूल संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को 7 श्रेणियों में विभक्त किया गया, परंतु अब इसमें केवल कितना है? तो 6 श्रेणियां हैं। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया। इसलिए अभी कितने मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, और मौलिक कर्तव्यों की संख्या टोटल कितना है? तो 11 याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए 93 नंबर सवाल को देखिए कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया? दोहरी नागरिकता का सिद्धांत किसमें स्वीकार किया गया है? गेस कीजिएगा फ्रेंड्स। 93 नंबर सवाल का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है? दोहरी नागरिकता है। भारत में क्या है? एकल नागरिकता है ना, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है? आपका दोहरी नागरिकता। ऑप्शन नंबर डी 93 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए 94 नंबर, इसमें सभी धुंधला आ गया फ्रेंड्स। चलिए अब 5-6 क्वेश्चन और है। 94 नंबर सवाल को देखिए, नेपाल की मुद्रा क्या है? चलिए, नेपाल का क्या है आपका? गेस करिए। रुपया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बांग्लादेश का क्या है? टाका है, याद रखिएगा। चलिए 95 नंबर सवाल के, वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो देशों के उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा क्या होती है? वैश्वीकरण के फलस्वरूप तो ये क्या होती है फ्रेंड्स? आपका बढ़ जाती है। वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो देशों के बीच प्रतिस्पर्धा क्या होती है? तो बढ़ जाती है, याद रखिए, वैश्वीकरण के फलस्वरूप। अगला सवाल है फ्रेंड्स, नागरिक वही है, नागरिक वही है कौन है? 96 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर, जिससे राज्य की नागरिकता प्राप्त रहती है वही नागरिक है। 97 नंबर सवाल को देखिए, राष्ट्रपति को अपने पद की शपथ कौन दिलाता है? तो गेस करिए। 97 का क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी। 98 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 98 नंबर सवाल आपका है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विशेषज्ञ समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया है? 98 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मौद्रिक नीति की जांच करने हेतु। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विशेषज्ञ समिति का गठन मौद्रिक नीति की जांच के लिए हेतु किया गया है। 99 नंबर सवाल को देखिए, वाहना, ठीक है, वाहना मास्टर क्लास पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है फ्रेंड्स, वाहना मास्टर क्लास के लेखक कौन है? तो 98 नंबर जो 99 नंबर सवाल है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कौन है? अल्फ्रेड कोवेल्ली इसका करेक्ट आंसर होगा। 100 नंबर सवाल फ्रेंड्स, लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 100 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी को। ठीक है, लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार है जो नरेंद्र मोदी को दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट था फ्रेंड्स। इसमें आपको 10 से 12 जो मैथ का सोल्यूशन नहीं दिया फ्रेंड्स, बाकी सब के दिया। यहाँ पर थोड़ा सा धुंधला दिख रहा था, हो गया था फ्रेंड्स, लेकिन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अभी देखिए फ्रेंड्स, मैं आपका जो फिजिक्स का है जो सिलेबस के अनुसार टोटल में आपका समाप्त होने वाला है, उससे 1 से 2 वीडियो और बनाऊंगा फ्रेंड्स। तो फिजिक्स का जो भी आपका बिहार पुलिस फायरमैन का सिलेबस में दिया था वो कवर हो जाए। उसके बाद केमिस्ट्री और बायो का कर देंगे। उसके बाद में ज्योग्राफी और इतिहास ये सब भी क्वेश्चन टाइप हो रहा है फ्रेंड्स, तो सबको मैं एग्जाम तक करवा दूंगा। एग्जाम के बारे में आप लोग बार बार पूछते रहते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए इसके बारे में आपका अगस्त में चांस है, अगस्त में कुछ इसका नोटिफिकेशन आएगा और मेरे ख्याल से सितंबर में इसका एग्जाम होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।